हाँ, नमस्कार साथियों। जो सेकंड ग्रेड का रद्द हो गया था पेपर राजस्थान में, वो आज री एग्जाम सुबह का जो शिफ्ट का पहली शिफ्ट का जो पेपर हो गया, दोनों शिफ्ट हो चुकी हैं वैसे तो अब। तो पहली शिफ्ट का हम हल प्रश्न पत्र और करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम से, यानी भारतीय संविधान से जो कुल सवाल आए हैं, कहां कहां से किस किस तरीके के सवाल आए हैं, उसकी आंसर की अब मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। पेश करने से पहले मित्रों मैं बता दूं कि कल 4 से लेकर के और पौने 7 बजे तक पौने 3 घंटे मैंने लाइव क्लास ली थी। 74 सवाल किए थे। उनमें से तकरीबन 10 सवाल तो अक्सर से ऐसे कैसे हूबहू आए हैं, और बाकी सवाल जहां से मैंने उठाए थे वहीं से सवाल बन करके आए हैं। ये इस यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर सुभाष यादव पर पड़ा हुआ है। लाइव में जाकर के वो अति महत्वपूर्ण सवाल आप देख सकते हैं। मतलब ऐसे कैसे सवाल मिलना, ये मेरे लिए बड़ा आनंददायी है। और मैं इन आंसर की बनाने में ज्यादा विश्वास नहीं करता। मैं बच्चे को पहले पढ़ाने में विश्वास करता हूं, और आंसर की बनाने की जरूरत नहीं है। ये तो जमाना है, भेड़ चाल है कि चलिए आप भी बनाइए, आप भी बनाइए। मेरे जितने भी वीडियो यूट्यूब पे हैं, जितने भी सवाल आए हैं, जैसे पहले में 27-28 सवाल है, अगले में 27-28 सवाल है, लगभग सवाल 27-28 में से 25 सवाल इन वीडियोज में है। यदि आप देखें तो ग्रेड सेकंड, आगे भविष्य में आरएएस, आईएएस, पुलिस सब इंस्पेक्टर की भी परीक्षाएं होंगी। आपको 90% सवाल मिलेंगे। ये मैंने पहले दिन जब यूट्यूब शुरू किया था, अभी 2 महीने 3 महीने पहले, तब ये कह दिया था कि हर हाल में सवाल आपके 10 में से 9 बाहर नहीं जाने दूंगा। अतः मेरा विद्यार्थी जो ऑनलाइन पढ़ता है या मेरे से ऑफलाइन पढ़ता है, उसे किसी की आंसर की बनाने की आवश्यकता नहीं। और जो सवाल अटपटे हैं और किसी को नहीं आते हैं, पेपर सेटर ने गूगल से सवाल बनाए हैं, तो अब वो आंसर की बनाने वाले भी गूगल से ही आंसर की बना रहे हैं, और वो भी बनने में नहीं आ रही है। इसलिए वो 2-3-4 सवाल वो किसी बच्चे ने अटेम्प्ट किया, टप्पा लग गया, सही हो गया, और टप्पा गलत हो गया तो वो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। इसलिए मित्रों, ये 2-3-4 सवाल तो पेपर में, जब संख्या ज्यादा है सवालों की, अगर पॉलिटी के 10 ही सवाल आते तब ज्यादा इस तरह के अटपटे नहीं आते। 2-3-4 सवाल ऐसे अटपटे पूछेगा जो आपको लगेगा कि बिना सिर पांव के हैं, या तथ्यात्मक है, फैक्चुअल है। जैसे आरपीएससी के अध्यक्ष कौन कौन बने, कैसे कैसे हुआ, और उनका क्रम बताओ। बताइए 1950 से लेकर के 1949 से लेकर अब तक आप उनका क्रम बताते रहिए। इस तरह का सवाल है। कौन सा कार्यकाल न्यूनतम रहा, ये अटपटे सवाल होते हैं। हालांकि विद्यार्थी आप में से बहुत से हैं जो फिर भी इन को हल करते रहते हैं, अपने स्तर पे पढ़ते रहते हैं। चलिए मित्रों, पहला सवाल, निम्न में से किस वर्ष राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में संशोधन नहीं हुआ? देखिए, राजस्थान पंचायती राज जो अधिनियम है वो लागू होता है कब? राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994, 1994 से लेकर के, और ये कह रहा है कि वर्तमान तक, कहां तक ये जा रहा है? 4 तक, कि यहां कब कब संशोधन हुआ, समय समय अनुसार। जैसे 2000 में संशोधन करके कर दिया कि भाई डीआरडीए का अध्यक्ष जो है वो अब जिला कलेक्टर नहीं होगा, जिला प्रमुख हो जाएगा। 99 में संशोधन कर दिया, 4 में संशोधन कर दिया, 2002 में कोई संशोधन नहीं हुआ है। सवाल पूछ रहा है, संशोधन नहीं हुआ है। 2002 में मेरी नजर में संशोधन नहीं हुआ है। ठीक है, फाइनल आंसर की आरपीएससी देगी, और फिर ये एक तरह से चीजें निकल करके आएंगी बाहर। बच्चे न्यायालय तक जाते हैं आजकल, इसलिए कोई बता जाए वो फाइनल नहीं है, आरपीएससी जारी कर दे वो फाइनल नहीं है। कई बार ऐसे सवाल होते हैं कि सबको आंसर आ रहा है कि ये होगा और वो नहीं होता। भाषागत व्यवस्था, वो टीचर से भी गलती हो सकती है।
संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यूएनएफपीए ने सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों की समझ बढ़ाने हेतु किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? क्योंकि राजस्थान की परीक्षा है, इसलिए राजस्थान के ही विश्वविद्यालय हैं। तो पहला ऑप्शन था जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय जयपुर और राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। तो ये हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर के साथ संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने एक एमओयू साइन किया था। आरपीएससी के निम्नलिखित अध्यक्षों को काल क्रम में व्यवस्थित करें। राजस्थान लोक सेवा आयोग के 50 से लेके वर्तमान तक में ये 4 अध्यक्ष दे दिए, कहा इनको इनके कार्यकाल के आधार पर बताइए कि कब किसने कार्यकाल और क्या कार्यकाल रहा। तो अब आपको एस के घोष से लेके वर्तमान संजय छोत्रिय तक आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ध्यान रखिए मित्रों, ये बीएल रावत जो है ये 66 में है, इससे पहले ये मेंबर थे। ये डॉक्टर दीनदयाल राम सिंह चौहान जो है ये 1979 में है, और डॉक्टर दीनदयाल है ये तकरीबन 80 के बाद के हैं, और एस एस टाक ये भी बाद के हैं। तो इसमें सबसे पहले तो बीएल रावत हैं ए, उसके बाद राम सिंह चौहान, फिर आपके बी डॉक्टर दीनदयाल और डी डॉक्टर एस एस टाक। शायद ये दीनदयाल था या कोई दूसरा नाम है भाई इसमें, बी ऑप्शन में नाम दूसरा है सवाल में, देखिए दीनदयाल नहीं है। ये तकरीबन 1985 के आसपास, ये 2004 के आसपास है। तो ये आपका ए सी बी और डी, सबसे पहले डॉक्टर बीएल रावत, उसके बाद राम सिंह चौहान, उसके बाद डॉक्टर दीनदयाल, उसके बाद एस एस टांक। सबसे छोटे कार्यकाल वाले राजस्थान के मुख्य सचिव हैं ये एनसी गोयल हैं। सबसे कम कार्यकाल तकरीबन 4 महीने का इनका कार्यकाल रहा, और इसके पश्चात राजीव स्वरूप का कार्यकाल भी कम रहा था, लेकिन इनका कार्यकाल एक्सटेंड कर दिया गया था। नेक्स्ट, पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 14 के अनुसार 4 लाख की जनसंख्या वाली जिला परिषद में कितने सदस्य निर्वाचित होंगे? तो ध्यान रखिए, जिला परिषद में 4 लाख तक 17 सदस्य। ये ग्राम पंचायत में तो 3000 तक 9 होते हैं, और फिर आपका 15 पंचायत समिति में और 17। यहां 3000 की जनसंख्या होती है, यहां आपकी 15,000 और यहां 4 लाख। 1 लाख के ऊपर प्रति 15,000, फिर 2 अतिरिक्त बढ़ जाते हैं, 4 लाख तक 17 है। फिर प्रत्येक लाख पर 2 क्या हो जाएंगे, अतिरिक्त जुड़ते जाएंगे। यहाँ प्रति 15,000 पर 2 जुड़ जाएंगे, यहाँ प्रति 1,000 पर 2 अतिरिक्त जुड़ते चले जाते हैं। तो एक गांव की पंचायत समिति की जितनी जनसंख्या होगी उस आधार पे सदस्यता निश्चित होती है। तो न्यूनतम जो सदस्य हैं वो 4 लाख तक कितने हैं, 17। और मान लीजिए आपके जिले की जनसंख्या 5 लाख है, तो 2 बढ़ा दीजिए 19। आपके जिले की जनसंख्या 10 लाख है, तो 4 तक 17 है, 6 दूनी 12 और 17 29 सदस्य आ जाएंगे वहां जिला परिषद सदस्य के। छठा सवाल, निम्नलिखित में से किसने सबसे कम कार्यकाल के लिए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद संभाला? पहली ही अध्यक्षा हमारी जो है वो कुछ महीने ही रहती हैं, जस्टिस सुश्री सूर्य, ये जो कामता भटनागर हैं, मद्रास हाईकोर्ट की सीजे थी ये पहली हमारी और क्या थी इस मानवाधिकार आयोग की अध्यक्षा, सॉरी अमर सिंह राठौर, जस्टिस प्रकाश टाटिया, एस सगीर अहमद। तो कार्यकाल सबसे कम रहा जस्टिस सुश्री कामता भटनागर का। इसके पश्चात निम्न में से कौन सबसे कम अवधि तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहा?
राजस्थान के प्रत्येक विद्यार्थी को इसका आंसर आता है, हीरालाल देवपुरा। सब जानते हैं सबसे कम कार्यकाल किसका रहा, हीरालाल देवपुरा का। राजस्थान के मुख्यमंत्री के अपने प्रथम कार्यकाल के दौरान श्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री का पद निम्न में से किस तारीख को संभाला था? किसी भी बच्चे को पूर्वानुमान नहीं था, किसी भी टीचर को पूर्वानुमान नहीं था, लेकिन किसी बच्चे ने बिना टीचर के भी अगर लिस्टेड किया था, मुख्यमंत्रियों को पढ़ा था, पहले मुख्यमंत्री से लेकर के वर्तमान मुख्यमंत्री तक, और वो भी उसने तथ्यात्मक जानकारी पढ़ी होगी, तारीखें नहीं पढ़ी होगी, इसलिए ये कहना कि साहब ये मुझे आता था, 9 ये पढ़ाने वाले को भी नहीं आता। तारीख थी 1 दिसंबर 1998, 1 दिसंबर 1998 को। और हमारे जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, अब तो ये तीसरी बार है, पहली बार इन्होंने पद संभाला था 1 दिसंबर 1998 को। राजस्थान की 15वीं वर्तमान विधानसभा में एससी और एसटी के लिए आरक्षित, कल ही पढ़ा के गया था मैं, आरक्षित 34 और 25, एससी और एसटी, कल ही मैंने पढ़ाया था, याद कर लीजिए पहले सवालों में। इन 34 में से एससी की तो कितनी महिला हैं और एसटी की कितनी महिला हैं? तो ध्यान रखना, यहां 8 तो हैं एससी की और 3 हैं एसटी की, तो 8 अनुसूचित जाति शेड्यूल्ड कास्ट और आपकी अनुसूचित जनजाति से हैं। ठीक है, कल के महत्वपूर्ण सवालों में मैं पढ़ा के गया था, कभी ये पूछ लिया कभी ये पूछ लिया। भारतीय राज्य के राज्यपाल के बारे में, भारतीय संविधान में जो राज्यपाल का पद है उससे संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? कुछ विद्यार्थियों ने कहीं सत्य ही ने छांट दिया हो, उसने कहा था सत्य नहीं है। देखिए, वह 5 साल की अवधि के लिए पद पर रहता है, यदि संबंधित राज्य की विधानमंडल उसे हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो उसे पहले ही हटाया जा सकता है। उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 7वां संविधान संशोधन 1956 और राज्यपाल की नियुक्ति आर्टिकल 155 राष्ट्रपति करता है। कार्यकाल 5 साल है, लेकिन ध्यान रखना प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। राज्यपाल का कार्यकाल एक दिन की भी गारंटी नहीं है, सुबह नियुक्त कर लो और हटा लीजिए, लेकिन ये प्योरली गलत है। कौन सा? कि यदि संबंधित राज्य का विधानमंडल उसे हटाने के लिए प्रस्ताव पारित कर दे तो पहले हटाया जा सकता है। 9 स्टेट का कोई रोल नहीं है राज्यपाल की नियुक्ति के लिए, सब कुछ प्रधानमंत्री जिसको नाम लिख करके देगा, राष्ट्रपति उसको नियुक्त कर देगा, और प्रधानमंत्री ने कहा हटा दो इसको, हटा देगा, प्रधानमंत्री कहेगा तबादला कर दो। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट है। ध्यान रखिए, मैं मेरे ऑफलाइन में जब देता हूं मैं इसको गलत मानता हूं, इसको भी, क्योंकि 5 साल की अवधि के लिए पद पे रहता है, तय किया है हमने, लेकिन जब हम परीक्षा में पूछेंगे तो लिखेंगे 5 वर्ष तथा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, तो ये परिशुद्ध होगा, होने को जनरली शुद्ध है, यानी जीके के हिसाब से शुद्ध है। राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी और एज ए टीचर ये शुद्ध नहीं है। लेकिन इन 4 कथनों में से अशुद्ध कथन कौन सा है? ये है। अगला सवाल, किस संविधान संशोधन के तहत एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बता दिया है, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, 1 नवंबर 1956 को राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, और इसी 7वें संविधान संशोधन द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त राज्यपाल बनाया जा सकेगा। प्रत्येक विद्यार्थी को मेरा पढ़ाया हुआ है ऑफलाइन, ऑनलाइन मैंने राज्यपाल शुरू नहीं किया, लेकिन प्रत्येक विद्यार्थी के पास राज्यपाल जहां से शुरू होता है 153, वहीं पे तीर का निशान लगा के 2 अंकों में लिखा हुआ है 2/2+ का निशान लगा के, तो वो 7वां संविधान संशोधन है। नेक्स्ट, 31 अगस्त 1989 को कौन सी संधि पर हस्ताक्षर हुए थे? आणविक अप्रसार संधि, यानी ये आपकी एनपीटी है, और ये 19
1967 है, 5 मार्च 70 से लागू है। ये आईसीबीएम होगी, इसने आईआरबीएम कर दिया है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, आईसीबीएम है मेरे हिसाब से। और आईसीबीएम 1987 में होती है। जर्मनी के एकीकरण की संधि ये होती है आपकी 1989 में, 31 अगस्त। आंशिक परीक्षण निषेध संधि पीटीबीटी 1963 में होती है। प्रत्येक ऑफलाइन के विद्यार्थी को सारी संधियां पढ़ाई हुई हैं और उसने छांट दिया होगा। अगर ये नहीं पढ़ाया हुआ है तो ये तो तीनों पढ़ाई हुई हैं, 67, 87 और 63, ये तीनों पढ़ाई हुई। ये सब्जेक्ट में पढ़ाता हूं मैं, लेकिन इनको ये तीनों पढ़ाई हुई है, परमाणु है प्रसार की। तीन ही नहीं, सीटीबीटी भी पढ़ाई हुई है, साल्ट, स्टार्ट, है ना, वो सारी। और नई जो संधि हुई बाद में नवीनीकरण हुआ, स्टार्ट थर्ड, वो यहां तक 8-9 संधियां उनको पढ़ाई हुई। जीके में इतनी काफी होती हैं। अतः जर्मनियों का एकीकरण संधि 1989। नेक्स्ट, किस ऐतिहासिक दिन भारत और चीन के बीच पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे? 29 अप्रैल 54, कल ही पढ़ा के गया हूं। कल क्या आप वीडियो देखना, उसमें पंचशील समझौता का सवाल है, किसके बीच हुआ, तारीख लगी हुई है। उससे पहले गुटनिरपेक्षता वाले वीडियो में पंचशील के 5 सूत्र विद डेट किस किस के बीच हुआ अभी पढ़ाया, 3 दिन पहले। विशेषतः ग्रेड सेकंड के लिए लाया था, वो कल आ गया। नेक्स्ट, प्रसिद्ध पुस्तक ट्वाइलाइट इन चाइना किसके द्वारा लिखी गई है? ये मिस्टर हमारे केपीएस मेनन, और ये विदेश सचिव थे और बड़े इंटेलिजेंट व्यक्ति थे। फॉरेन सेक्रेटरी थे, विदेश सचिव मिस्टर केपीएस मेनन, उनके द्वारा लिखी हुई है। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी? आप सब जानते हैं, हमारे यहाँ कौन? विजय लक्ष्मी पंडित। 1952, 1945, 24 अक्टूबर 45 को यूएनओ का गठन होता है। 45 से 50 तक हो गए, कौन कितने? 6। 70 था 8वां। ये भी पूछ लेते हैं कि कौन सा 70 था। तो 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, कितना आ गया हमारे पास? 8। क्योंकि 45 से बच्चा 7 करके और 52 कर देता है कि 45 और 7 52 हो गए। और वो आंसर सवाल पूछता है कि 7वां था, 8वां था, 9वां था या 10वां था, तो वो 8वां यूएन जनरल असेंबली सत्र था। कल इस सत्र का सवाल में बना के गया था कि फ्रांसिस बेकन अभी 78वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं, अतः उसके इर्द गिर्द सवाल आपको पूछ लिया गया है। नेक्स्ट, लोकसभा का नेता कौन होता है? जिस बच्चे को भी थोड़ी बहुत भी राजनीतिक समझ है वो जानता है कि लोकसभा में नेता कौन होगा। यदि बनने वाला प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री लोकसभा का है तो वो लोकसभा का नेता होगा, और यदि वो राज्यसभा का सदस्य है तो वो राज्यसभा का और नेता होगा। अतः लोकसभा का नेता कौन होगा? प्रधानमंत्री। सवाल उल्टा पूछना था इसको कि राज्यसभा का नेता कौन है, या जैसे मनमोहन सिंह राज्यसभा से और सदस्य थे तब पूछता था कि लोकसभा का नेता कौन है, तब दूसरा होगा उधर, क्योंकि मनमोहन सिंह जी कहां थे? वो राज्यसभा के नेता हो गए। नेक्स्ट, 2019 के आम चुनाव में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रत्याशी कुल कितने स्थानों पर विजयी हुए? ये एक बेढंग का सवाल, गूगल से उठाया गया सवाल है। हालांकि राजनीतिक दल पढ़ाए हैं, संख्या वहां लिखी हुई है किस दल को कितनी सीटें हैं, लेकिन सवाल पूछ रहा है कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल। हर विद्यार्थी को यहां दिक्कत आई होगी, लेकिन जिस किसी को भी याद था तो उसने जोड़ बाकी गुणा भाग करके और किसको किया है? 397, क्योंकि 303 बीजेपी, 52 कांग्रेस और 22 जो है टीएमसी थी, 2 सीपीआई, 3 सीपीआईएम और एक बच गया आपका कौन सा? बसपा, 10। इस तरह से
और ये सीटें हो जाती हैं 397। उस समय तक बसपा एनसीपी की 5 सीट, 5 एनसीपी की, 10 बीएसपी की, ये बीजेपी, ये कांग्रेस, ये टीएमसी और सीपीआई और सीपीआईएम, इस तरह 397 सीटें हैं, जो अमूमन हर विद्यार्थी के बस का नहीं था जोड़बा की गुणा भाग। संख्या दे के सवाल पूछ लेता तो बच्चा करिया था कि किस दल को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट, सीआईए और फिक्की हैं। आप कल का 29 जुलाई का 4 बजे से जो मैंने लाइव लिया था उसमें मैंने ये लिखा था और सवाल था निम्न में से कौन सा दबाव समूह है, और मैंने आंसर बताया था फिक्की। और ये क्या है, ये प्रेशर ग्रुप है। देखो CII ये तो है कन्फेडरेशन और इंडियन इंडस्ट्री यानी भारतीय उद्योग परिसंघ, ये तो इसका नाम ये है। इसका पूरा नाम है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये फिक्की और CIA ये क्या है, ये प्रेशर ग्रुप हैं, ना परमाणु संधि, ना आतंकवादी संगठन, ना राजनीतिक दल। क्योंकि टॉपिक आपके क्या था, पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप, तो ये प्रेशर ग्रुप था। और ये कल ऐसे कैसे बता गया था मैं, और जब मैं पेपर देख रहा था तो मेरे को आनंद आ रहा था। मुझे आनंद आना भी चाहिए क्योंकि मेहनत करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं और उन सवालों तक ले जाते हैं, तभी तो ज्यादा सर्वाधिक सिलेक्शन होते हैं बच्चे का। और पेपर हो जाने के बाद आंसर बनाओगे डजंट मैटर, कोई मतलब नहीं है, आंसर चेक करने के लिए है, बाकी सिलेक्शन पे इसका अब कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। हाँ, भविष्य में होने वाली परीक्षाओं के लिए ये आपके लिए एक दृष्टिगोचर करने के लिए कि सवाल कहां से आएगा, अगली सेकंड ग्रेड के लिए ये आधार स्तंभ बनेगा ये पेपर। लेकिन वर्तमान सेकंड ग्रेड के लिए तो कल तक जो 6 बजे तक तैयारी कर ली थी, कल मैंने कहा था 6 बजे बाद मत पढ़ना, वो 6 बजे तक जो तैयारी कर ली थी वही काम आएगी। तो ये सवाल भी हमारा अक्सर से आ गया है। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? सभी बच्चों को आया होगा भाग 4, समय खराब करने की आवश्यकता ही नहीं। भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कौन सी पद्धति को अपनाया गया? भारत के सभी बच्चों को पता है कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, लेकिन इसने पद्धति पूछी थी और पद्धति दी नहीं, और पद्धति है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय या हस्तांतरणीय प्रायोरिटी वोट सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव मेथड, सिंगल ट्रांसफरेबल प्रायोरिटी वोट सिस्टम। पद्धति पूछा था तो पद्धति देता ना भाई, लेकिन उसने क्या दे दिया, अप्रत्यक्ष निर्वाचन दे करके, और ये तीसरी कर ली। तो इसमें से चौथा। अगला सवाल, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? ध्यान रखना, सवाल किस रूप में पूछ रहा है, उलझा रहा है आपको। संविधान सभा के चुनाव तो अप्रत्यक्ष होते हैं भाई, लेकिन क्या कहा इसने, किसने प्रत्यक्ष रूप से? तो 11 प्रांत थे उस समय, मैंने लिखाए हुए हैं वीडियो में कि ये ABC श्रेणी के वीडियो हैं। उन 11 प्रांतों की विधानसभाओं ने, ये रहा, ये प्रांत थे कितने, 11 प्रांत थे, और इन 11 प्रांतों में चुनाव 1937 में हो चुके थे, इसलिए कांग्रेस का अधिवेशन 36 में ही हुआ, मैंने पढ़ाया जब बताया भी था आपको। तो प्रांतों की विधानसभाओं के सदस्यों ने वोट दिया, लेकिन जनता ने इसमें भागीदारी नहीं की। इसलिए आपसे भविष्य में सवाल पूछे कि संविधान सभा का चुनाव हुआ था, अप्रत्यक्ष हुआ था, लेकिन वोटिंग देने वाले सदस्य कौन थे जिन्होंने वोट दिया था? तो वो इन 11 प्रांतों की विधानसभा सदस्यों ने वोट दिया था। संविधान सभा में निर्णय निम्न में से किस आधार पर लिए गए? ये भी मैंने बताया था कि पहले बहस होती थी, चर्चा होती थी, और अंततः सर्वसम्मति बनाई जाती थी, एक एक व्यक्ति को संतुष्ट किया जाता था। अतः
सर्वसम्मति से संविधान सभा में और निर्णय लिए गए थे। नेक्स्ट, निम्न में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में विधि शब्द में शामिल है, इसलिए संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, यदि कर दिया जाएगा तो उसको नल एंड वॉइड, शून्य घोषित कर देंगे। अक्सर से मेरे शब्द ये के ये बोले हुए हैं पिछले वीडियोज में, नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाएगा। अनुच्छेद 13 में संविधान संशोधन प्रक्रिया शामिल है कि नहीं है, और शंकरी प्रसाद से लेकर के और एसआर बोम्मई, केशवानंद, गोलकनाथ, सज्जन सिंह, ये सारे केस 2 वीडियो डाल रखे हैं मैंने, एक लाइव एक रिकॉर्डेड, आप देख सकते हैं। और वो गोलकनाथ ने मना किया था कि आप संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, क्योंकि संविधान संशोधन प्रक्रिया अनुच्छेद 368 अनुच्छेद 13(2) में वर्णित विधि शब्द में शामिल है। फिर 24वां संशोधन इंदिरा लाई थी केशवानंद भारती में, वापस संविधान संशोधन प्रक्रिया को विधि शब्द से बाहर कर दिया। अब वर्तमान में संविधान संशोधन प्रक्रिया 13(2) में वर्णित विधि शब्द में शामिल नहीं है, इसलिए संसद संशोधन कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का सिद्धांत लागू होता है। अतः यहां आपका गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 सुप्रीम कोर्ट 11 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ श्री सुब्बा राव चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। ये पढ़ाया हुआ है आपको ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता है, हर बच्चे को आधा घंटा पढ़ाता हूं ना आर्टिकल 19(1), स्वतंत्रता स्वच्छंदता का अंतर बताता हूं, फिर नोटा, प्रेस की स्वतंत्रता, राष्ट्रीय ध्वज फहराना, तीनों अधिकार इसी विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में सुप्रीम कोर्ट ने शामिल किए हैं। और ये भी लिखता हूं कि भाई प्रेस की स्वतंत्रता इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट, अतः ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में आर्टिकल 19(1)(a) अनुच्छेद 19(1) क या ए, इसमें ये आपकी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रेस यानी आपका इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया दोनों शामिल हैं। भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निर्यात तत्परता सूचकांक कौन तैयार करता है? ध्यान दीजिए, नीति आयोग हम भी पढ़ाते हैं, बाकी ये जैसे इकोनॉमी वालों का सवाल है, और मेरी राय में तो ये नीति आयोग और प्रतिस्पर्धात्मकता संस्थान ये जारी करता है। ठीक है, इसके पश्चात भारत शासन अधिनियम 35 के तहत महासंघ में अवशिष्ट शक्तियां दी गई, महासंघ बदल दिया इसने, यानी संघात्मक व्यवस्था की बात कर रहा है ये। संघात्मक व्यवस्था का मतलब है शक्तियों का विभाजन, और शक्तियों का विभाजन पढ़ाया हुआ है संघ, राज्य, समवर्ती और अवशिष्ट विषय। संघ में 59, राज्य में 54 और समवर्ती में आपका 59, 54, 36 और अवशिष्ट विषय गवर्नर जनरल के पास। अतः ये आपका गवर्नर जनरल को ये शक्ति थी। वर्तमान में दोनों की तुलना मैंने कर रखी है, वर्तमान में ये अवशिष्ट विषय संसद के पास हैं, और मैंने बताया था कि साइबर क्राइम इस समय क्या है, वर्तमान में जो साइबर क्राइम है संसद बनाएगी कानून, ये सब्सिडरी विषय है। ये सारे पढ़ाए हुए हैं, जिन बच्चों ने देखा था मजा आया होगा, अपना फीडबैक देना आप इसके ऊपर, जिन्होंने भी पढ़ा था और पेपर दिया है, सवाल मिले हैं, अपना फीडबैक जरूर देना, कमेंट में बताना जरूर कि यस आए थे, बताना ही पड़ेगा। और सब्सक्राइब करने के लिए मैं बार बार नहीं कह रहा हूं, बस आपको ये कह रहा हूं कि सब्सक्राइब तो एक दिन तो करना ही पड़ेगा। एक बार यदि कोई विद्यार्थी ढंग से पढ़ लिया, 40-50 घंटे उसने मेरे को दे दिए अपने जीवन के, वो सब्सक्राइब क्या, वो हमेशा पॉलिटी यहीं से पढ़ेगा, दूसरी जगह जाएगा ही नहीं। नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारतीय जनसंख्या के किस वर्ग को वोट देने का अधिकार दिया गया था? ध्यान दीजिए, यहां 3% से बढ़ा के 10% मतदान किया गया था, और
जिनके पास संपत्ति होगी, शिक्षित होंगे और अंग्रेजों को टैक्स देंगे, उन्हीं को वोट देने का अधिकार था। पुरुषों को पहले से चला आ रहा था। चुनाव 1892 में अप्रत्यक्ष थे और 1919 में प्रत्यक्ष निर्वाचन शुरू किया गया। तो पुरुषों को भी था, स्त्रियों को भी मिल गया। स्त्रियों को पहली बार मिलता है। तो इस 1919 में विशेषतः वो महिलाएं जो कुछ निश्चित संपत्ति और शैक्षिक योग्यताएं पूरी करती थी और कर देते थे, टैक्स देते थे। अगर हम इसके संदर्भ में जाएं तो ये ऑप्शन होना चाहिए। ये भारत के सभी नागरिकों को था नहीं, 10% को था। भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिकों को ये इसमें नहीं आना है। केवल वे पुरुष, क्योंकि पुरुष पहले से चले आ रहे हैं, वोट दे रहे हैं। लेकिन ये ध्यान रखना, कंफ्यूजन है, 1919 के तहत दिया गया, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, महिलाओं को पहली बार मिल रहा है। ठीक है, ब्रिटेन में भी और भारत में भी। अगला, ठीक है मित्रों, ये आपके पहली शिफ्ट के सवाल थे और पुराने वीडियोस और वो अति महत्वपूर्ण सवाल जो कल ही पढ़ा के गया था वो आप देखेंगे और पाएंगे। बहुत सारे सवाल आपको आज परीक्षा में आए हैं, वो पूर्ववर्ती पढ़ाए हुए में से 90% शामिल हैं। धन्यवाद मित्रों।